नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज फिल्म्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम मूल अधिकार का जो दूसरा सेट है यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सभी लोग इन वीडियो का अच्छे से फायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन यानी कि जो सेल्फ स्टडी वाली डायरेक्शन होती है जिसमें कि हम ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ते हैं उसकी तरफ बढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा आप खुद अपने खुद के नोट्स स्वयं बना रहे होंगे ताकि एग्जाम में आपको यह ना सोचना पड़े कि इस नोट्स में तो आया ही नहीं। यानी कि आप जो है एग्जामिनर को पूरी तरीके से होलिस्टिक रूप से होलिस्टिक अप्रोच से अपनी समझ को डेवलप करते हुए एग्जाम में जाएं और एग्जामिनर के द्वारा बताए गए क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से अचंभित ना हो। इसके लिए जो मैंने मेथड बताया है उसको आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम 19 से 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक वर्णित है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 19 और 20 को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में हम 21, 22, 23, 24 को एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 19 में किन किन बातों का वर्णन है तो अनुच्छेद 19 के बारे में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो अनुच्छेद 19 के कुछ सामान्य से फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि ये पूछता है कि 19.1 में क्या वर्णित है, 19.2 में क्या वर्णित है, 19.1 F में क्या वर्णित था। तो इन तमाम सारे फैक्चुअल प्रश्नों को पूछा जा सकता है। दूसरा के जो 19.1 A में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पर किन किन आधारों पर कौन कौन सी जो है युक्ति युक्त निर्बंधन यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इन पर पहले कितने आधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते थे। इन पर दो नए आधार है वो कब जोड़े गए हैं और वो कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो कुछ इस तरीके के फैक्चुअल प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा जो प्रश्नों की प्रकृति है जो कि मुझे लगता है कि जो समझ आधारित होती है यानी कि क्या आपने ये समझा है कि ये अधिकार किसके खिलाफ है, किसको दिए गए हैं, क्या इन पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है वो अमेरिका की प्रक्रिया से किस प्रकार से अलग है। ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है क्या इसकी रिजू और न्यायोचित जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। ये पूरा जो टॉपिक है उसको आपने बहुत ही गहनता से विभिन्न सारे केस स्टडीज जो भी केस लॉज है जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है उसके द्वारा इस टॉपिक को समझा है या नहीं समझा है। इस बिंदु पर हमारा लेक्चर केंद्रित रहेगा ताकि आपको इस पूरे ही टॉपिक की एक होलिस्टिक अप्रोच से एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से आपको इसकी समझ हो पाए और आप जो है एग्जाम में अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन को डील करते हुए कि अनुच्छेद 19 जो है उसमें दो प्रकार के अधिकारों की बातें की गई है। जैसे कि आप देखेंगे 19.1 की अगर हम बात करें तो 19.1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के का वर्णन है जो कि नागरिकों को दिया गया है। यानी कि नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। नागरिकों के अधिकार वर्णित है 19.1 में। और ये कितने अधिकार है तो ये 6 अधिकार है। कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। 19.1 A, 19.1 B, 19.1 C, 19.1 D, 19.1 E, 19.1 EF, 19.1 G। तो ये जो अभी आपको 6 की जगह 7 स्वतंत्रता दिख रही थी वो इसलिए क्योंकि ये जो संपत्ति का जो अधिकार था वो आपके 44वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया था। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत इसको निरस्त कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं वर्णित है। जब हम दूसरे सेट की बात करें तो आर्टिकल 19(2) से 19(6) में राज्यों के अधिकार वर्णित हैं। राज्य किस प्रकार से राज्यों के जो युक्तियुक्त निर्बंधन के अधिकार हैं, युक्तियुक्त निर्बंधन के अधिकार वर्णित हैं। जो कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, जबकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान ने राज्यों को नहीं दिए है कि आप जो है लोगों की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाओ। वहां पर न्यायपालिका के द्वारा ये प्रक्रिया जो है वो राज्यों को सौंपी गई थी। जबकि हमारे यहाँ पर खुद संविधान स्वयं अपने आप जो है नागरिकों की स्वतंत्रता को अनलिमिटेड नहीं मानते हुए राज्यों को यह अधिकार देता है कि आप इन इन आधारों पर लोगों की ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनको किस प्रकार से लिमिट कर सकते हो। जैसे कि हम देखेंगे कि 19(1) A में ये लिखा हुआ है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है
उस पर, यानी कि आप कुछ भी अपने जो विचार है उनको लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने विचार जो है प्रेस में यानी कि एडिटोरियल्स में लिख सकते हो। ये जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने, चाहे लिखने या फिर इंटरनेट तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, तो ये जो स्वतंत्रता है इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन कहाँ पर शामिल है? 19(2) में। यानी कि इस 19(1)(a) में जो वाक और अभिव्यक्ति दी हुई है उस पर 8 आधारों पर 19(2) में जो है वो युक्ति युक्त निर्बंधन शामिल है। और कितने आधार है? 8 आधार है। अब वो 8 आधार क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। जबकि 19(1)(b) है, उसमें यह कहा हुआ है कि आपको निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार है। किसका अधिकार है? निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार। अच्छा, ये निरायुद्ध और आयुद्ध सम्मेलन क्या होता है? मतलब आपको बिना किसी शस्त्र के या फिर शांतिपूर्वक ढंग से सार्वजनिक स्थल पर सम्मेलन करने यानी कि एकत्रण करने का अधिकार है। जबकि इस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो 19(3) में वर्णित है। कहां पर वर्णित है? 19(3) में वर्णित है। और ये जो है यहाँ पर आपको 2 आधारों पर जो है आपको देखने को मिलेंगे कि 2 आधारों पर जो है आपके निरायुद्ध सम्मेलन के अधिकार को रोका जा सकता है। जबकि यहाँ पर कितने आधार थे? यहाँ पर 8 आधार थे। जबकि 19(1)(c) जो है यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि अबाध संचरण, हाँ एक सेकेंड, 19(1)(c) जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको संगठन बनाने का अधिकार, आपको संघ व संगम बनाने का अधिकार है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार है, जो कि आपके बाद में शामिल किया गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत, कि आपको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार है। तो 19(1)(c) में जो है आपके संघ व संगम बनाने यानी कि आपको जो है संगठन बनाने का अधिकार है, जिस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और वो लगाया जा सकता है 19(4) के तहत। और 19(4) के तहत यहां पर जो है आपको देखने को मिलेंगे कि 3 आधारों पर जो है आपके क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जबकि 19(1)(d) में यह लिखा हुआ है कि आपको निर्बाध या अबाध संचरण का अधिकार है। निर्बाध सर्वत्र संचरण का अधिकार है। ठीक है, पूरे देश में आप कहीं पर भी घूम सकते हो ताकि राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो बनी रहे। तो ये जो निर्बाध संचरण का जो अधिकार है उसके बारे में हम देखेंगे कि इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। एक और जो 19(1)(e) है, यहां पर लिखा हुआ है कि आपको कहीं पर भी देश में घूमने का अधिकार है, कहीं पर भी बसने का अधिकार है। तो इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। परंतु यहां पर खास बात यह है कि 19(1)(d) और 19(1)(e) इन दोनों पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो एक ही आर्टिकल यानी कि 19(5) में वर्णित है। यानी कि 19(5) में जो है वो 19(1)(d) निर्बाध संचरण के अधिकार पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्णित है, और 19(1)(e) यानी कि घूमने और बसने पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहां पर वर्णित है? 19(5) में। और ये जो है वो 2 आधारों पर लगाया जा सकता है, यानी कि जनसाधारण के हित में और जनजातीय हित में। जबकि 19(1)(f) जो है संपत्ति का अधिकार वो पहले ही निरस्त किया जा चुका है। जबकि 19(1)(g) है, यहां पर आजीविका का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? आजीविका का अधिकार दिया गया है। तो ये जो आजीविका का अधिकार है इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्णित है 19(6) में। और 19(6) में यहां पर 2-3 आधार दिए गए हैं कि किन किन आधारों पर आपको जो है आजीविका करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें जो है अधिकारों के सेट 2 देखने को मिलता है, जिसमें 19(1) में नागरिकों के अधिकार देखने को मिलते हैं, जबकि 19(2) से 6 तक राज्य के युक्त निर्बंधन के अधिकार देखने को आपको मिलते हैं कि राज्य जो है इन नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर किन किन आधारों पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। हालांकि जो दूसरा वाला जिस पर हमारा लेक्चर कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि इन आधारों को या फिर ये जो युक्त निर्बंधन है उसमें उधेड़ बूंद किस प्रकार से कर या फिर किस प्रकार से माइनिंग कर आपकी जो समझ है वो डेवलप की जाए, तो उसके ऊपर भी हमारा लेक्चर जो है इसके ठीक बाद में अपन उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले अगली वाली स्लाइड में कि ये जो आधार है वो क्या क्या लिखे हुए हैं। कि 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा। 19(1) में नागरिकों की स्वतंत्रता वर्णित है जो कि 6 प्रकार की है। पहले 7 प्रकार की थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया है जो कि 19(1)(f) में था। 19(2) से 19(6) तक राज्य के युक्त निर्बंधन की जो शक्ति है उसका वर्णन किया गया है कि ये जो स्वतंत्रता है वो क्या नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। और ये अधिकार राज्य को स्वयं संविधान ने दिया है। अमेरिका की तरह नहीं है कि वहां पर राज्य जो संविधान निर्माताओं ने जो है आपके राज्य को अधिकार दे दिया हो। वहां पर न्यायालय को यह अधिकार था
कि वो जो है वो किस प्रकार से राज्य को ये अधिकार सौंपे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो है अपनी बातें रखने, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, परंतु 8 आधार जो कि 19(2) में वर्णित है, उनके आधार पर इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और वो 8 आधार कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपको देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, आपको जो है राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, आपको किसी मित्र जो राष्ट्र है उससे भारत की दुश्मनी हो जाए ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है, आपको न्यायालय की अवमानना करने का अधिकार नहीं है, आपको किसी की मानहानि करने का अधिकार नहीं है, आपको सदाचार और नैतिकता के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको जो है इसी प्रकार से लोक व्यवस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से 8 प्रकार के आधारों का वर्णन हमें कहां पर देखने को मिलता है? 19(2) में देखने को मिलता है। शांति और निरायुद्ध सम्मेलन जो कि 19(1)(b) में वर्णित है, इसमें भी 2 आधारों का वर्णन है कि आप जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी सम्मेलन नहीं कर सकते, या फिर जो है आप यातायात व्यवस्था या लोक व्यवस्था जो है उसको उल्लंघन करने वाले, उसको रोकने वाले कोई भी सम्मेलन नहीं कर सकते। आप कोई भी जो चौराहा है वहां पर यातायात व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाला सम्मेलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कहां पर वर्णित है? तो वो आपके 19(3) में वर्णित है। और ये कितने आधार है? इसमें 2 आधार है। इसमें कितने आधार थे? इसमें 8 आधार थे। कितने आधार थे? 8 आधार। यहां पर 2 आधार वर्णित है। जबकि जो तीसरा 19(1)(c) है उसमें संघ व संगम बनाने का अधिकार, यानी कि आपको संगठन बनाने का अधिकार है। हालांकि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 97वें संविधान संशोधन 2011 में डाला गया है हमारे संविधान के अंदर, परंतु संगठन बनाने का जो अधिकार है इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। किस आधार पर? वही देश की एकता व अखंडता के खिलाफ आप कोई भी संगठन बना रहे हो तो वो नहीं बनाया जा सकता, यानी कि संप्रभुता के खिलाफ कोई संगठन बनाया जा रहा है तो उसको नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि अगर हम दूसरी बात करें कि जो दूसरा आधार है वो कौन सा हो सकता है, तो यहां पर 19(4) में आपको अगेन 3 आधार देखने को मिलेंगे कि आप एकता अखंडता के खिलाफ, लोक व्यवस्था के खिलाफ और नैतिकता के खिलाफ कोई भी संगठन बनाने का अधिकार आपको नहीं है। जब हम बात करें कि सर्वत्र अबाध संचरण की अगर हम बात करें तो 19(1)(d) में जो है वो सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार की बात की गई है। 19(1)(e) में निर्बाध रूप से घूमने, बसने और निवास करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये जो है वो आपके आर्टिकल 19(5) में इन पर किस प्रकार से निर्बंधन लगाया जा सकता है, तो उन आधारों का वर्णन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जनसाधारण के हितों के लिए, या फिर यूं कहो कि आदिवासी हितों के लिए जो है आप इन आधारों को रोक सकते हो कि आप आदिवासी इलाकों में घूमने के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप जो है ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं तो जो जंगल वाला एरिया है, जो आदिवासी वाला एरिया है वहीं पर जाकर बसूंगा। ठीक है, तो इन आधारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो वो देश की एकता अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता, नैतिकता यानी कि वेश्यावृत्ति वाले नहीं कह सकते कि हम जो है संगठन बना के काम करेंगे, तो इस प्रकार का संगठन जो कि नैतिकता के खिलाफ है वो भी संगठन आप नहीं बना सकते। अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, जो कि 19(1)(f) में वर्णित था। यानी कि मूल रूप से हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1) में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित थी, और अभी जो है आपको केवल 6 ही स्वतंत्रताएं देखने को मिलती है। जब हम 19(1)(g) की बात करेंगे तो वृत्ति, आजीविका और व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता है, परंतु ये जो स्वतंत्रता है इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है 19(6) के तहत, कि जो है आप ड्रग्स का कोई धंधा नहीं कर सकते, आप गंध की तस्करी का कोई काम नहीं कर सकते, आप लड़कियों की जो है या फिर बच्चों की तस्करी का कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर खतरनाक हथियारों का कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताया गया है, जिसको कि हम बाद में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, उनमें और कौन कौन सी टेक्निकलिटीज है तो वो भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम जो है हमारी जो कक्षा है वो समझ यानी कि बोध आधार पर घुमाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो वर्णित शब्द है या ये जो अधिकार है वो किस प्रकार से राज्य के खिलाफ है, न कि निजी व्यक्ति के खिलाफ। जैसे कि हम कुछ स्वतंत्रताओं की, ये जो आपके आर्टिकल 19 है उसमें कुछ चीजें जो समझने वाली बातें हैं। पहली तो बात ये है कि ये जो अधिकार है वो अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19(1) में केवल नागरिकों के अधिकार वर्णित है, परंतु 19(2) से लगाकर 19(6) तक इन पर किस प्रकार से युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है उसका वर्णन है। तो यानी कि ये क्या है, एक तो असीमित नहीं है, इन पर क्या लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। असीमित नहीं है, क्या लगाया जा सकता है, युक्त
निर्बंधन जो है वो लगाया जा सकता है। अच्छा, ये जो अधिकार है वो राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर आपकी इन स्वतंत्रताओं को रोक रहा है तो उसके खिलाफ मिला हुआ, नहीं। 19(1) जो है वो केवल और केवल राज्य के खिलाफ मिला हुआ, कि राज्य आपको स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने या अपनी बात रखने से नहीं रोकेगा। राज्य जो है आपको संगठन बनाने से नहीं रोकेगा, आपको घूमने फिरने से नहीं रोकेगा, आपको कहीं पर आजीविका करने से नहीं रोकेगा। कोई व्यक्ति करेगा तो वो एक अलग बात हुई। हालांकि यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि ये राज्य के खिलाफ है, इसीलिए अगर कोई राज्य इसको रोकता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है न्यायालय में जा सकते हो कि ये हमारा मूल अधिकार छीन रहे हैं राज्य, ठीक है। परंतु अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जो कि एक अलग प्रकार से आपके जो है कानूनों में वर्णित है। तो ये जो अधिकार है वो किसके खिलाफ है? वो राज्य के खिलाफ है। राज्य के खिलाफ है ये अधिकार, ना कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ, ठीक है। पहली बात ये समझनी। दूसरा, ये जो युक्तियुक्त निर्बंधन है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो राज्य के द्वारा लगाया जाता है, और ये संविधान निर्माताओं ने खुद राज्य को दिया है आर्टिकल 2 से 6 में, जबकि अमेरिका में ये न्यायपालिका के द्वारा राज्य को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात ये समझनी है कि ये युक्तियुक्त निर्बंधन जो है वो बहुत ही रिजु और पारदर्शी प्रक्रिया, या यूं कहो कि रिजु और न्यायोचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी निर्बंधन इस आधार पर लगा दिया और कोई भी मतलब अनफेयर ग्राउंड के ऊपर आपने कोई निर्बंधन लगा दिया तो आपका वो निर्बंधन जारी रहेगा, नहीं। अगर वो निर्बंधन न्यायोचित और रिजु, पारदर्शी और आपके यूं कहो ट्रांसपेरेंट, जस्ट और फेयर नहीं रहा तो न्यायपालिका इसको शून्य घोषित कर देगी। यानी कि आपके द्वारा जो निर्बंधन लगाया जा रहा है वो बहुत ही न्यायोचित होना चाहिए, वो बहुत ही क्या होना चाहिए, जस्टिसिएबल होना चाहिए, वो जो है वो पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो रिजु होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए। उसकी जो न्याय सम्मतता है वो प्रूफ की जा सकनी होनी चाहिए न्यायालय में। अगर आप उसकी जो न्यायोचितता या फिर रिजुता या फिर पारदर्शिता या फिर यूं कहो कि जस्ट और फेयरनेस जो अगर न्यायपालिका में के सामने प्रूफ नहीं कर पाए तो आप क्या है कि उसको शून्य करने की शक्ति न्यायपालिका के पास में रहेगी। यानी कि ये जो युक्तियुक्त निर्बंधन है, ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो कैसा होना चाहिए? वो रिजु होना चाहिए, वो जो है क्या होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए, वो जो क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी की भी सुनवाई के बिना ही उसके अधिकार को रोक दिया है तो वो पारदर्शी नहीं हुआ, वो फेयर नहीं हुआ। अगर आपने किसी को मौका दिए बिना ही उसका अधिकार रोक दिया है तो वो फेयर नहीं हुआ, तो फिर उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कई सारी चीजें, टेक्निकल चीजें जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो ये अधिकार है वो केवल और केवल नागरिकों को दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी व्यक्ति आकर हमारे सामने डिमांड करे कि मेरे को तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मेरे को कहीं पर भी घूमने फिरने, बसने और आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है, मेरे को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो हमने ये अधिकार विदेशी को नहीं दिए हैं। ना ही हमने कोई विधिक संस्था को, जो कोई संस्था है उसको ये अधिकार नहीं दिया, हमने नागरिक को ये अधिकार दिए। यानी कि ये जो अधिकार है वो किसको दिए गए हैं? केवल और केवल नागरिकों को, न कि विदेशी या कानूनी कंपनियों को। ये अधिकार हमने विदेशी और कानूनी कंपनियों को नहीं दिए, ये केवल किसको दिए हैं? नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरा, ये 6 जो अधिकार है इसकी रक्षा केवल राज्य के खिलाफ वाले मामले में ही हो सकती है, निजी मामलों में नहीं हो सकती। राज्य के खिलाफ वाले मामलों में ही आप मूल अधिकार के उल्लंघन के तहत 32 के तहत रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 226 के तहत दायर करवा सकते हो। अगर कोई निजी व्यक्ति आपके बोलने की स्वतंत्रता को रोक रहा है, आपके घूमने फिरने की स्वतंत्रता को रोक रहा है, आपके कहीं पर बसने और आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता को रोक रहा है, तो आप वहां पर एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में जाओगे, वहां पर आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर राज्य ऐसा करता है तो क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों में वर्णित है और राज्य के खिलाफ ही ये अधिकार मिले हुए थे, अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो आप राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। यानी कि ये अधिकार जो है वो किसके खिलाफ मिले हुए? राज्य के खिलाफ मिले हुए, न कि निजी मामले में मिले हुए हैं, यानी कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जो लेजिस फेयर की अवधारणा होती है, जो हस्तक्षेप की अवधारणा होती है, उसमें कहा जाता है कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, ठीक है। तो वो कम से कम हस्तक्षेप करे, ऐसा क्यों नहीं कहा गया है कि बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे? कम से कम हस्तक्षेप करने का मतलब यह है कि जहां पर सामूहिक हितों की, जहां पर सार्वजनिक हितों की, जहां पर पूरे समाज के हित की बात हो ना, वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान दिया जा सकता है।
अगर हम पूरे देश के हित की बात कर रहे हैं तो वहां पर किसी के बोलने की स्वतंत्रता को अगर रोक रहे हैं, किसी के संगठन बनाने की स्वतंत्रता को रोक रहे हैं, अगर हम एकता और अखंडता की बात करें तो किसी की आजीविका को रोक रहे हैं, किसी के बोलने की स्वतंत्रता को रोक रहे हैं, किसी के निर्बाध संचरण को रोक रहे हैं, या फिर जो घूमने फिरने की आजादी को रोक रहे हैं, तो वो सही बात है। यानी कि सामूहिक हितों के आधार पर व्यक्तिगत हितों की बलिदान दिया जा सकता है, अगर वो सामूहिक जो हित है वो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो, ठीक है, रिज्यू हो, पारदर्शी हो, ठीक है, तब। यानी कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो सामूहिक हितों के सामने झुकना होगा। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19(1) में वर्णित है, उनको सार्वजनिक हित, सामूहिक जो हित होते हैं जो 19(2) से 19(6) में भी वर्णित है, उनके आधार पर झुकना होगा। और यही लेसेस फेयर का जो दर्शन है वही इसी के अनुकूल भी है। संविधान ने यह प्रश्न न्यायालय पर नहीं छोड़ा है, जैसे कि यूएसए में छोड़ा हुआ है कि न्यायालय डिसाइड करेगा कि राज्यों को कितनी युक्तियुक्त निर्बंधन की शक्ति दी जाए। हमारे यहाँ पर खुद संविधान ने 19(2) से 19(6) में इसका वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो युक्तियुक्त निर्बंधन है वो दो प्रतिस्पर्धी जो हित समूह है उनके बीच में स्ट्रगल है। एक तरफ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरी तरफ है सामूहिक हित। तो ये दोनों ही जरूरी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी जरूरी है, तो सामूहिक हित यानी समाज का जो हित है, जो सार्वजनिक हित है, वो भी जरूरी है। तो इन दोनों में ही समन्वय की बात यह करता है कि ये जो युक्ति राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध जो लगा सकता है वो दो प्रतिस्पर्धी हित यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोक कल्याण, या फिर यूं कहो सामाजिक कल्याण, या फिर यूं कहो कि सामूहिक हित, उन दोनों का समन्वय है, जिसका कि उल्लेख गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में किया गया था। और ये कहा गया था कि एक लोग अगर किसी, हमने सबकी स्वतंत्रता का अगर रक्षा करनी है, सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका भी जा सकता है। यानी कि अगर सपोज के ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति को अनर्गल जो है बातें बोल रहा है, उसकी मानहानि कर रहा है, उसको गाली गलौज कर रहा है, तो यहाँ पर ए जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको क्या करना चाहिए, हमें लिमिट करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति की जो मान मर्यादा है, उस व्यक्ति की जो गरिमा है वो बनी रहे। यानी कि क्या बात है कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, मतलब सभी लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए युक्ति युक्त प्रतिबंध बड़ा आवश्यक है। ऐसे तो कोई भी पागल उठ के मतलब है ना कुछ भी बोलने लग जाएगा किसी के भी खिलाफ। ठीक है, तो जो युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो सभी की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी है, रीजनेबल। बट वो जो निर्बंधन है वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, उसका रीजन प्रूफ कर सको, आप उसको बता सको कि ये जस्ट है, ये फेयर है, ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी झोल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को क्योंकि गाली गलौज की जा रही है, इसीलिए इस व्यक्ति का बोला जाना रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक जस्ट फेयर जो है वो ग्राउंड है, यानी कि ये रीजनेबल ग्राउंड है जिसके आधार पर इसकी बोलने की स्वतंत्रता रोकी जानी चाहिए। ये न्यायालय में प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये जो है इसकी स्वतंत्रता, अगर बोलने की स्वतंत्रता रोकी गई है तो किसी रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर रोकी गई है। जैसे कि आपके आगे देखें कि ये जो, हालांकि न्यायालय निर्बंधन जो भी अगर आपने उसकी ए व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता को रोका है, तो वहां पर न्यायालय उसके निर्बंधन की क्या करेगी, व्याख्या करेगी, वो देखेगी परखेगी कि ये वास्तव में जो निर्बंधन लगाया गया वो सही लगाया गया है या नहीं। यानी कि न्यायालय निर्बंधन के अयुक्ति युक्त होने, यानी कि वो सरकार के खिलाफ कोई बात बोल रहा था कि सरकार जो है वो सूट बूट की गवर्नमेंट है, तो ये बोलने मात्र से कोई सरकार की गरिमा नहीं जा रही, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके पास में ऐसे कोई प्रूफ है कि ये किस प्रकार से सूट बूट की सरकार है, तो वो ऐसा बोलने का अधिकार रखता है। अगर सत्य है ये, तो वो ऐसा बोलने का अधिकार रखता है। और ये बोलने मात्र से उस सरकार की कोई गरिमा भी नहीं जा रही है, तो ये क्या है कि अगर उसके बोलने को रोक रहे हो आप, तो यहां पर आप देखो कि ये ग्राउंड कोई रीजनेबल नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है कि सरकार जो है वो अमीरों का ज्यादा पक्ष ले रही हो, उनके कई सारे जो है करों को माफी दे रही हो, तो वहां पर अगर ये व्यक्ति बोल रहा है तो इसके बोलने का आधार जो है वो रीजनेबल है। तो यहां पर अगर उसकी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जाता है, तो निर्बंधन अगर अयुक्ति युक्त होता है तो उसे क्या असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि उसके बोलने की स्वतंत्रता पर जो रोक है वो हटा दी जाती है। यानी कि राज्य के द्वारा लगाए गए युक्ति युक्त निर्बंधन अगर अयुक्ति युक्त हुआ, अगर निर्बंधन जो है वो अयुक्ति युक्त हुआ, यानी कि मतलब है ना रीजनेबल नहीं हुआ, तो फिर क्या है कि उस निर्बंधन को क्या कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे कि एक केस हुआ था, डीडी बसु में उल्लेखित है कि एक एरिया था, वहां पर क्या है कि बीड़ी बनाने के जो है वो विनिर्माण के कारखाने थे, परंतु कृषि का सीजन आया तो कृषि में अब कई सारे श्रमिकों की जरूरत है, परंतु अधिकांश श्रमिक जो है आपके बीड़ी बनाने के कारखाने में जाते हैं, इसीलिए वहां पर कोई जाना ही नहीं चाहता।
या वहां पर रेटों की जो श्रमिकों की जो दर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, तो वहां पर जो उपायुक्त था, कृषि उपायुक्त, उसने क्या किया कि बीड़ी बनाने का जो विनिर्माण का जो काम था उस पर पूरा का पूरा ही कृषि सीजन में रोक लगा दिया। तो अब जब ये वो केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो आपने लगाया ना पूरे के पूरे कृषि जो बीड़ी बनाने के विनिर्माण पर ही पूरा का पूरा रोक लगा दिया उस एरिया में, तो ये रीजनेबल नहीं है। कैसे रीजनेबल नहीं है? कि भैया आर्टिकल एक जो आपके एफ ABCDEFG है, यानी कि 19(1)G है, उसके अंदर जो हमारा कारोबार करने की स्वतंत्रता है, हमारे व्यापार करने की स्वतंत्रता है, उसको पूरी तरीके से रोक दिया आपने, जबकि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था। रीजनेबल ग्राउंड तब होता है जबकि आप केवल और केवल बात करते कि हम जो है वो विनिर्माण श्रमिकों के घंटे को विनियमित करना चाह रहे हैं, या फिर हम जो है केवल जो है कुछ ही व्यक्तियों के नियोजन को विनियमित करना चाह रहे हैं। आपने तो पूरा ही काम धंधा ही उसका बंद कर दिया ताकि कृषि में जो है श्रमिकों की सप्लाई हो पाए। तो यहां पर ये देखो कि यहां पर बहुत ही बारीक तरीके से किस तरीके से वो समझाना चाह रहा है कि अगर आपका ग्राउंड रीजनेबल नहीं हुआ तो आप किसी की स्वतंत्रताओं को अगर रोक रहे हो तो न्यायालय क्या है, उसको अयुक्त युक्त पाके उसको वापस से फ्री कर देगा। देखो कि बीड़ी विनिर्माण और कृषि श्रमिकों वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में बताया हुआ है, डीडी बसु में बताया हुआ है कि सभी लोगों को कृषि के मौसम में बीड़ी विनिर्माण हेतु प्रतिषिद्ध कर दिया, मतलब रोक दिया, सभी लोगों को रोक दिया कि भैया आपको बीड़ी विनिर्माण करनी ही नहीं है। तो ये अवैधानिक है। क्यों? क्योंकि आप जो है विनिर्माण में कृषि श्रमिकों का नियोजन को, मतलब आप जो है कृषि श्रमिकों को कितना नियोजन करना है नहीं करना, इसके बारे में रेगुलेशन ला सकते थे, आप उनके घंटे तय कर सकते थे, परंतु आपने पूरा ही काम धंधा ही रोक दिया, तो वो क्या हुआ? अयुक्ति युक्त हुआ। ठीक है, तो आप काम के घंटे को विनियमित कर सकते थे, परंतु आपने क्या है कि पूरा का पूरा ही क्या कर दिया, उसको रोक दिया। तो ये क्या है? अनरीजनेबल ग्राउंड है, इसलिए क्या है, ये अवैधानिक घोषित किया जाता है। आदेश जो है वो युक्ति युक्त कब होगा, यानी कि रीजनेबल कब होता है? वो रीजनेबल तब होता है जबकि वो जो निर्बंधन है वो अत्यधिक ना हो। देखो ऊपर वाले केस में देखो कि जब पूरा का पूरा ही बीड़ी विनिर्माण जो है वो पूरा का पूरा ही सभी लोगों को, ये देखो, सभी लोगों को कृषि के मौसम में बीड़ी विनिर्माण हेतु प्रतिषिद्ध करना, यानी कि जब भी निर्बंधन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि निर्बंधन जब अत्यधिक हो जाता है ना, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, तब वो जो है वो अयुक्ति युक्त हो जाता है, क्योंकि वो प्रक्रिया न तो रिजु रहती है न ही न्यायोचित रहती है। जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मिडिल पाथ लेना पड़ेगा, मतलब निर्बंधन इतना भी नहीं लगाना है कि दूसरा जो बंदा है वो काम कर ही ना पाए। आप उनके घंटे विनियमित कर सकते हो, आप हो सकता है कि कुछ बंदों को कृषि में विनियोजित करो, कुछ को जो है बीड़ी विनिर्माण में विनियोजित करो, परंतु ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस बीड़ी विनिर्माण कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद कर और फिर जो है आप कृषि कार्यक्रम करवाओ। तो ये आदेश तभी युक्ति युक्त हो। आदेश, कोई भी आदेश की युक्ति युक्तता किस आधार पर पहचानी जाती है? वो इस आधार पर पहचानी जाती है कि वो निर्बंधन जो है वो अत्यधिक मात्रा में ना हो। बहुत ही ज्यादा मात्रा में जैसे ही होता है तो वो वैसे ही अयुक्ति युक्त हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में ना हो। निर्बंधन जो अधिरोपित करने की जो प्रक्रिया है वो भी कैसी होनी चाहिए? जस्ट होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए, रिजु होनी चाहिए, वो न्यायोचित होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? रिजु होनी चाहिए और न्यायोचित होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, निर्बंधन ऐसा हो जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता हो। अब ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत यानी कि नेचुरल जो जस्टिस है वो क्या होता है? तो वो ये होता है कि आप जो है किसी के भी अधिकारों को रोक रहे हो तो फिर उसको पहले सुनो कि भैया उसका क्या पक्ष है। जब तक आपने उसका पक्ष सुना ही नहीं और पहले ही उसके अधिकारों को रोक दिया तो ये जो है वो क्या नहीं हुआ, वो आपका जो नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रहा है। अगर आपको उल्लंघन नहीं करना है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का, तो नागरिकों की पहले सुनवाई की जानी चाहिए कि अगर उनको 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 बोलने का अधिकार, उनको अपना पक्ष रखने के अधिकार के बिना ही उसकी स्वतंत्रता पर अगर रोक लगाया जा रहा है, तो ये जो है आपके नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत है, जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है, उनका सीधा सीधा वॉयलेशन होगा। और नेचुरल न्याय के जस्टिस का अगर वॉयलेशन करके आप किसी के अधिकारों पर रोक लगा रहे हो तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा? अयुक्ति युक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, हालांकि यहां पर आपको पता होगा कि जो फुटपाथ पे जो वेंडर है वो कहते हैं कि हमको भी तो आजीविका का अधिकार है, तो वहां पर उनको अधिकार इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो जो लोक व्यवस्था है, उसको अगर जो है रोक रहे हैं, उसमें अगर बाधा डाल रहे हैं, तो फुटपाथ पर जो फुट वेंडर, ये जो वेंडर होते हैं, होकर जो होते हैं, उनको उनको वहां पर स्वतंत्रता नहीं दी गई है 19 आर्टिकल 1(f) के तहत। ठीक है, 19(1)(f) में जो आजीविका की स्वतंत्रता है उसके अधीन कारोबार की स्वतंत्रता उनको
नहीं दिया गया है जो फुटपाथ पर जो हॉकर काम करते हैं। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि वो जो है क्या कर रहे हैं कि वो लोक व्यवस्था जो आपकी यातायात व्यवस्था उसको बाधित कर रहे हैं। अगर हाँ, अगर वो कि वही ऐसी जगह पर जाके काम करे जहां पर लोक व्यवस्था यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, तो फिर उनको भी नहीं रोका जा सकता। यानी कि ये जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक मिडिल पाथ होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए कि वो एक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पालन करते हुए होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो आपके रिजु होना चाहिए, वो आपके न्यायोचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो युक्ति युक्त होना चाहिए। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, वो मिडिल पाथ को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों को ही रोक दो। ठीक है, अगर वो अयुक्ति युक्त है तो फिर न्यायालय उसको क्या घोषित कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। यानी कि ये जो चीजें हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है कि अयुक्ति युक्त क्या होता है, नेचुरल जस्टिस क्या होता है, रिजु होना या न्यायोचित होना क्या होता है। या फिर जो है आप देखोगे फुटपाथ वाले जो हॉकर हैं उनको क्यों नहीं अनुमति दे रहे, जबकि वो तो गरीब है, वो तो अपनी आजीविका के लिए लड़ रहे, तो उनको क्यों नहीं अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इन सारे के सारे एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट किया गया है। अब वो देखो कि आप 19(1) में आपको पता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपको जो है निर्बाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने और बसने की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनको एक स्टोरी से भी आप याद कर सकते हो। जैसे कि एक सिली सी स्टोरी में सुनाता हूँ आपको। जैसे कि हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, तो मैं अपनी बात वीडियो के थ्रू आपको पहुंचा रहा हूँ, आप कमेंट के थ्रू मेरे तक आपकी बात पहुंचा सकते हो। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पहले आई। फिर हमने क्या, एक मीटअप रख लिया, यानी कि हमने क्या किया, एक निरायुध सम्मेलन बुला लिया। फिर हमने वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया कि हम जो है कहीं पर घूमने चलेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, यानी कि संघ व संगम बना लिया हमने। फिर हम घूमने चलेंगे, तो घूमने किस रूप में चलेंगे, तो हमें जो है अबाध रूप से राजस्थान में कहीं पर भी संचरण का अधिकार होगा। अब फिर हमने घूमने का प्लान बनाया उदयपुर का, तो उदयपुर में जाकर हम वहीं पे बस गए। अब बस गए तो फिर क्या है कि हमें कुछ क्या करना है कि वहां पर बस गए, 1 साल 2 साल बस गए, तो फिर आजीविका भी कमानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर खर्चा क्या करेंगे, कमाएंगे नहीं तो आजीविका की भी स्वतंत्रता। यानी कि ये जो स्टोरी मैंने सुनाई है उसके तहत आपके जो 19(1) से लगाकर जो F तक जो अधिकार है वो तमाम सारे अधिकार यहाँ पे आ जाते हैं। कि सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हम आपस में बतिया रहे हैं। दूसरा, हमने जो है एक मीटअप रखा, यानी कि निरायुध सम्मेलन बुलाया। फिर हमने जो है एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, यानी कि संघ व संगम बना लिया। फिर हमको अबाध रूप से संचरण का हम प्लान बना रहे थे, जिसके तहत हमने घूमने और बसने का प्लान बनाया उदयपुर के अंदर, और फिर वहां पर जाकर हमने अपनी आजीविका कमाई। ये तो हुई स्टोरी वाली बात, जो कि हम वो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। अब देखो 19(1) में जो अधिकार है वो मूल रूप से 19(1) की बात करो तो वहां पर आपको 2-3 अधिकार देखने को मिलेंगे मूल रूप से। एक तो क्या है कि आपको जानने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए कि आप चाहे तो उसको अभिव्यक्त करें, चाहे तो ना करें, चाहे तो रोके, चाहे तो बोले, ठीक है। तो अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। और फिर आपको उसको सीक्रेट बनाने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जो बात है कि आप उसको या तो अभिव्यक्त करो या सीक्रेट बनाए रखो। पहला सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए, फिर उस सूचना को दूसरों को बताना या नहीं बताना ये भी अधिकार होना चाहिए, यानी कि उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको सीक्रेट बनाए रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वो अभिव्यक्त बना करने की स्वतंत्रता है ना, उसी के तहत आपको पता है कि कोई जैसे होमोसेक्सुअल है तो उसको ये अधिकार कहां से मिला है, वो होमोसेक्सुअल है, ये बात अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है उसको आर्टिकल 19 के तहत। जैसे कि आप देखो कि एक केस हुआ था बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसके अंदर क्या है कि टॉकीज में जो है राष्ट्रगान बज रहा था, तो उस पर क्या है कि वो दो बंदे जो है वहां पर खड़े हुए थे, बोल नहीं रहे थे। तो ये न्यायालय में गए कि ये देखो हमारे जो राष्ट्र की जो सम्मान है उसके खिलाफ जो है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे, क्योंकि ये राष्ट्रगान नहीं बोल रहे। तो न्यायालय ने वहां पर ये डिसीजन दिया कि देखो, क्योंकि उनकी जो है अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी बात सही है। दूसरा कि ये जो राष्ट्रगान है उसकी गरिमा भी बनी रहनी चाहिए। तो फिर न्यायालय ने यहाँ पे डिसीजन दिया कि क्योंकि वो रेस्पेक्टफुली एक दूसरे के सामने, मतलब जो जब राष्ट्रगान बज रहा था तब रेस्पेक्टफुली बिना हिले खड़े हुए थे, तो वो राष्ट्रीय गरिमा को तो ठेस नहीं पहुंचा रहे। परंतु वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उनको ये स्वतंत्रता है कि वो यहाँ पर राष्ट्रगान अपने मुंह से बोले या ना बोले। हालांकि वो किसी अलग बिलीफ में विश्वास रखते थे, इसलिए वो उस राष्ट्रगान को नहीं बोल रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ये बात समझ में आई कि किस प्रकार से मिडिल पाथ ही एक तरीके से युक्ति युक्त हुआ, ठीक है। अयुक्ति जैसे ही आप इसको अति में ले जाओगे ना तो वो वैसे ही अयुक्ति युक्त हो जाएगा। तो रिजु और न्यायोचित प्रक्रिया, फेयर और जस्ट प्रक्रिया कहां से पता चलता है, जब वो अत्यधिक ना हो रहा हो, जब वहां पर सुनवाई का अधिकार ना दिया जा रहा हो, तो वो वैसे ही क्या हो गया, मतलब अनजस्ट हो गया। वो क्या हो गया,
अरिजु हो गया, या फिर यूं कहो कि जो है वो न्यायोचित नहीं रहा, ठीक है, अयुक्ति युक्त हो गया। अब देखो 19(1)(a) में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां पर वैसे ही कई सारी स्वतंत्रताएं वर्णित है। जैसे कि आप देखो कि वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित कैसे, ऑलरेडी ही थी प्रेस की स्वतंत्रता। हालांकि हमारे जो अंबेडकर साहब है उन्होंने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है हाँ, जब वहां पर बातचीत चली थी संविधान सभा में, तब अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें ऑलरेडी प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहां पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है आपके ये प्रेस की स्वतंत्रता डाली गई थी, परंतु हमारे जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो ऑलरेडी ही हमारे इस आर्टिकल में वर्णित है। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता इसमें क्या है, अंतर्निहित है। आपको एक दूसरे से जब भी बात कर रहे हो, अगर आपको ये लगे कि ये तो मेरी बात टैप हो रही है, तो फिर आप किस तरीके से इसको बताएंगे। तो यानी कि जो फोन टैपिंग है उसके खिलाफ भी हमको क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो कि हमको जो है बंद के खिलाफ स्वतंत्रता है। जैसे कि यहाँ पर कोई जो है 100 जने निकल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया आप अपनी दुकान को बंद करो, तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु हमें भी हम हमारी दुकान को बंद करें या खोलें ये अधिकार है। यानी कि बंद अगर कोई करवा रहा है तो उस बंद के खिलाफ भी हमारे पास में अधिकार है, वो जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में वर्णित है। वहां पर भी आप देखो किस प्रकार से वाक और अभिव्यक्ति, मतलब वो अभिव्यक्त, हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति के बारे में फिक्र करते हुए किस प्रकार से बंद के खिलाफ या धरना प्रदर्शन करने का तो अधिकार है परंतु हड़ताल का अधिकार नहीं है, किस प्रकार से ये अधिकार एक तरीके से मिडिल पाथ लिए हुए है। देखिए आप इसको थोड़ा सा, तो हमें यह समझ में आता है कि किस प्रकार से बंद के खिलाफ अधिकार दिया गया है लोगों को 19(1)(a) के तहत। वाक और अभिव्यक्ति, सूचना पाने, उसको अभिव्यक्त करने या उसको सीक्रेट करने, अपना निर्णय खुद लेने का अधिकार कहां पर दिया हुआ, 19(1)(a) में। और ये 19(1)(a) में ये सारे के सारे अधिकार, जब आपकी इसकी विस्तृत व्याख्या करोगे तो आपको ये अधिकार देखने को मिलेगा। यानी कि जो सरकारी प्रेस है, केवल उसी को अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जो जो भी सूचनाएं हैं उसका संचालन कर रही हो, प्राइवेट जो न्यूज चैनल है उनको भी अधिकार है। यानी कि सूचना का एकाधिकार सरकार का द्वारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको आरटीआई का जो अधिकार है वो भी आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भैया आप जब बोल रहे हो आपके पास में पूरी सूचना ही नहीं है, आपके पास में इनपुट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सरकार ने किन किन आधारों पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, किन किन आधारों पर कोई काम किया था। तो अगर आपको अधिकार ही, आपको जानने का ही अधिकार नहीं है, आपको आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो दिया गया है वो अधिकार ही नहीं है, तो फिर आप बोल क्या रहे हो। आप हो सकता है असत्य तथ्य बोल रहे हो। तो आपको जानने का अधिकार इस बात पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके बोलने का अधिकार इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जान कितना रहे हो। तो जानने का अधिकार भी आर्टिकल 19(1)(a) में वर्णित है। इसी प्रकार से आप ध्वजारोहण कर सकते हो, ये आपको अधिकार है, ठीक है। आपको जैसे वोट डालने का अधिकार है, वोट डालने से पूर्व अपने जो अभ्यर्थी है, जन संसदीय और जो विधानमंडल का जो अभ्यर्थी है उसके बारे में जानकारी जानने का अधिकार है कि इसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, या जो है इसके ऊपर जो है कितने जो है आपके वो कितनी इसके पास संपत्ति है, वो जानने का अधिकार है। फिर आप उसको वोट दोगे, और वोट दोगे कि नहीं दोगे, यानी कि आपको नोटा का भी अधिकार है ना। नन ऑफ द अबाउ जो डाला जाता है कि भैया मैं किसी को भी वोट नहीं दे रहा हूं, तो नोटा का भी अधिकार है। आपको विज्ञापन की स्वतंत्रता है, आपको मतदान की स्वतंत्रता है, मतदान से पूर्व सूचना पाने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, नो डाउट, परंतु आपको मौन रहने का अधिकार भी है। आप चाहो ना चाहो, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, तो आपको नहीं बोलने का अधिकार है, यानी कि आपको मौन का भी अधिकार है। आपको सुनने का अधिकार है, आपको ना सुनने का अधिकार है, या फिर सुनने या ना सुनने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता आपको, सुनने और ना सुनने के लिए बाध्य कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आप देखोगे कि जैसे इंटरनेट की पहुंच के ऊपर काफी सारी बातचीत चली थी, तो इंटरनेट तक आपका जो पहुंच है वो भी आपके आर्टिकल 19(1)(a) में है। यानी कि ये जो सरकार जो इंटरनेट शटडाउन करती है ना, तो 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। क्यों? क्योंकि 19(1)(a) इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास में सूचनाएं आ रही है, क्योंकि आप सूचना पाने का अधिकारी है, यानी कि इंटरनेट बंद हो जाने के बाद में सूचना पाने में रोकथाम हो सकती है। तो एक तो ये अधिकार यहाँ पर उल्लंघन हो गया। दूसरा, कई लोगों की आजीविका ही जो है वो इंटरनेट से चलती हो, तो इंटरनेट के ना होने पर आपकी यह स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। यानी कि जो इंटरनेट अगर शटडाउन होता है तो आपकी कौन कौन सी स्वतंत्रता बाधित होती है, 19(1)(a) और 19(1)(g। इसी प्रकार से आप देखो कि जब प्रेस की हम बात करें तो प्रेस में ये तमाम सारी बातें वर्णित है कि आप जो है केवल और केवल स्वयं के विचार नहीं, दूसरों के भी विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आपके पास में होती है।
क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने ये कहा कि विचार जो है वो विचारों की एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जैसे अंबेडकर, ये मुद्रण की भी स्वतंत्रता है और दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रेस के तहत निहित है। अंबेडकर जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूएसए का जिक्र किया था। हालांकि ब्रजभूषण केस और सकल पेपर जो केस था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सकल पेपर केस, उसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में ये कहा गया था कि 19(1)(a) में जो दिया हुआ है उसकी सब स्पीसीज है प्रेस की स्वतंत्रता, उसके अंदर ही निहित एक और क्या है, प्रजाति है कि प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किस प्रकार से उल्लिखित है। हालांकि प्रेस को यहां पर कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि प्रेस है तो प्रेस को कोई अलग से अधिकार दे दिया गया, नहीं। प्रेस को वही अधिकार दिया गया है जो कि नागरिकों को अधिकार दिया गया है। नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो प्रेस को भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परंतु प्रेस जो है उसको कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि प्रेस को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का वही मापदंड है जो कि एक सामान्य नागरिक के लिए होता है। हालांकि प्रेस यहाँ पर इस बात का दावा नहीं कर सकती ये सरकार जो है हमारे ऊपर कोई जो है समाचार पत्र कर लगा रही है, या फिर जो है हम तो जो कार्मिकों के जो सेवा शर्तों के जो कानून होते हैं उनका पालन नहीं करेंगे, श्रमिक शर्तों का पालन नहीं करेंगे। तो प्रेस जो है इन अन्यायोचित आधारों का जिक्र नहीं कर सकती लोगों के सामने कि हम जो है इन चीजों का उल्लंघन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को तो स्वतंत्रता जो है वो बंधित हो रही है इनसे। नहीं, अगर वो लगाया गया कर जनरल जो परसेप्शन है उसी के अनुसार लगाया गया है तो आप यहां पर नहीं कह सकते कि ये जो है हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कैसे? अगर हाँ, अगर सरकार ने जानबूझकर उस पर अत्यधिक कर लगाया है ताकि वो अवगार बंद हो जाए, वो अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त न कर पाए, तो वहां पर वो अयुक्तियुक्त पाया जाएगा और उसको शून्य घोषित किया जाएगा। अदरवाइज जो आपके सामान्य कराधान है, जो आपकी सामान्य औद्योगिक विधियां है, जो कर्मचारी सेवा शर्तें हैं, उससे उन्मुक्ति की मांग नहीं कर सकते आप। यानी कि समाचार पत्र उनसे उन्मुक्ति की मांग नहीं कर सकते। हालांकि अत्यधिक अगर प्रतिषिद्धकारी और जानबूझकर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कर लगाया जाता है उस समाचार पत्र के विरुद्ध, तो फिर आप जो है इसके विरुद्ध जो है आप रिट याचिका दायर करने के लिए इलिजिबल हो। हालांकि आप ये देखो कि 42वें संविधान संशोधन में समाचार पत्रों के इन अधिकारों पर बहुत बड़ा रोक लगाया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन में संविधान में पर्टिकुलर एक आर्टिकल 361 का उल्लेख किया गया, जिसके तहत ये बताया गया कि भैया जो भी संसद में हो रहा है, जो भी राज्य विधानमंडल में हो रहा है, उन कार्रवाइयों को प्रकाशन करने का अधिकार प्रेस को होगा। अनुच्छेद 61 में क्या कहा हुआ है कि राज्य संसद और राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों को प्रकाशन का अधिकार जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि 42वें संविधान संशोधन में इस पर काफी रोक लगाई गई थी। अब हम बात करते हैं जो अगेन वापस से फैक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो ये हमने समझा है, इन आधारों को समझना बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार से अयुक्ति युक्त होता है, किस प्रकार से जो है अत्यधिक मात्रा में होना ही अपने आप में अयुक्ति युक्त होता है, रिजु और न्यायोचित क्या होता है, या यहाँ पर होकरों को क्यों नहीं अनुमति दी जा रही है, यहाँ पर बीड़ी विनिर्माण में जो बिल्कुल रोका जा रहा है तो उसको क्यों अयुक्ति युक्त या अवैधानिक घोषित किया गया है, या फिर जो राज्य जो प्रतिबंध लगा रहा है वो उसको किस प्रकार से लेसिस फेयर की जो अवधारणा है उसके अनुकूल माना गया है। ठीक है, किस प्रकार से ये अधिकार केवल और केवल राज्यों के खिलाफ दिए गए हैं, न कि निजी मामलों के खिलाफ। ठीक है, किस प्रकार से ये अधिकार केवल और केवल नागरिकों को दिए गए हैं, न कि विदेशी और कानूनी कंपनियों कंपनियों को। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो हमको समझना और गहनता से समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम उन आधारों की बातें कर लेते हैं जो कि 19(2) से लगाकर 19(6) तक वर्णित है, जो कि आपके 19(1)(a) पर सबसे पहले जो 8 आधारों का वर्णन किया गया था वो 19(2) में किया गया था। हालांकि 19(2) में शुरुआत में केवल और केवल 6 ही आधार थे, बाद में 2 आधार जो है बाद में जोड़े गए। और उन आधारों में क्या जोड़ा गया है, जो कि रोमेश थापर केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाला केस था, उसके अंदर ये आर्टिकल जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि एक क्रॉस रोड्स नामक एक पेपर था जिसका पब्लिकेशन जो है मद्रास में उसको वितरित किया जा रहा था, तो मद्रास गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया क्योंकि वो मद्रास गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी उसका क्या कर रहे थे, वो आलोचना कर रहे थे। तो मद्रास गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया कि भैया ये जो है वो यहाँ की राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था जो है उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, इसलिए इस न्यूज़पेपर को क्या कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं। तो ये जो आपके क्रॉस रोड्स पेपर है ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां पर ये केस लड़ा जाता है जिसका नाम है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इसमें ये कहा जाता है कि जो राज्य की सुरक्षा है उसमें लोक व्यवस्था या फिर जो है आपके लोक नैतिक लोक व्यवस्था वाली जो बात है वो उल्लेखित ही नहीं है।
तो यानी कि संविधान जो था उसमें मूल रूप से आर्टिकल 19(2) में केवल और केवल 6 ही मानदंड शामिल थे। ये दोनों जो 7वां और 8वां जो है वो बाद में शामिल किया गया। और बाद में कब शामिल किया गया? जब रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भैया आप इसके जो क्रॉस रोड्स पेपर है इसके पब्लिकेशन, इसके वितरण को आप रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोक व्यवस्था नामक कोई चीज 19(2) में वर्णित ही नहीं है, तो आप इसको रोक ही नहीं सकते। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपके प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर ये दोनों ही चीजें, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन, इन दोनों ही चीजों को यहां पर जोड़ा गया था कि भैया इन दोनों ही आधारों पर भी 19(1)(a) में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। हालांकि यहां पर हमें पहले से ही पता है कि कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं, 6 युक्तियुक्त निर्बंधन सम्मिलित है कि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ, विदेशी राज्यों से मित्रवत जो हमारे संबंध है, न्यायालय की अवमानना के खिलाफ, मानहानि के खिलाफ और सदाचार व नैतिकता के खिलाफ भी बोलने का अधिकार नहीं है। हालांकि सदाचार और नैतिकता जो शब्द है वो केवल लैंगिक नैतिकता, लैंगिक सदाचार तक ही सीमित नहीं है। इसका जो दायरा है वो सामाजिक नैतिकताओं के दायरों में बंधा हुआ है कि हमारे समाज में धर्म के आधार पर वोट मांगना कोई सुचिता वाला काम नहीं है, कोई जो है आप यूं कहो कि नैतिकता वाला काम नहीं है, सामाजिक नैतिकता वाला काम नहीं है। ठीक है, इसको घृणितता की दृष्टि से देखा जाता है। तो धर्म के आधार पर अगर कोई वोट मांग रहा है तो ये भी इस नैतिकता का उल्लंघन हुआ। इसीलिए यहां पर कहा हुआ है कि रोमेश थापर वर्सेस मद्रास केस में 7वां और 8वां जोड़ा गया। केवल 6, ये केवल मतलब जो 6 जो है यानी कि सदाचार व नैतिकता जो है वो केवल लैंगिक नैतिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर अगर कोई मत मांगता है तो वह भी सामाजिक शिष्टाचार व औचित्य के क्या है, विरुद्ध है। इसीलिए इस आधारों पर भी वोट नहीं मांगा जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको वोट मांगने का अधिकार, आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आप चाहे तो मतदाता के सामने जो है वोट उचित कारणों के आधार पर मांग सकते हो, अपने काम के आधार पर मांग सकते हो, अपने भविष्य की योजनाओं के आधार पर मांग सकते हो। परंतु धर्म के आधार पर अगर आप मांग रहे हो तो वो समाज के शिष्टाचार व औचित्य का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसीलिए आप जो है इन आधारों पर नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि 19(2) में 19(1)(a) पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने का आधार का वर्णन है जिसके तहत सदाचार व नैतिकता भी वर्णित है। अब जब हम बात करें एक और केस, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाला केस जो 2015 में हुआ था, बाला साहब जब शांत हुए थे तब 2015 के अंदर जो है वहां पर बॉम्बे बंद का विरोध करने के लिए ये जो श्रेया सिंघल जो थे उन्होंने कोई कमेंट किया था फेसबुक के ऊपर। तो इनको जो आपके सूचना का ये जो कानून था आपका IT एक्ट जो था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो था, उसकी 66 के तहत जो है इनको हिरासत में ले लिया गया। तो अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर कहां गई आपकी? क्योंकि 19(1)(a) में क्या हुआ कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19(2) में जो है आपको इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, परंतु उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं बोली थी। और इन तमाम सारे 8 आधारों पर भी कोई बात यहाँ पर रीजनेबल नहीं, न तो उन्होंने कोई अपराध उद्दीपन किया, न लोक व्यवस्था को, और बंद उन्होंने जो बुलाया हुआ था, अपने पढ़ा ना पहले कि 19(1)(a) में जो है बंद के खिलाफ अधिकार है, तो बंद के खिलाफ उन्होंने बोला था। न उन्होंने किसी की मानहानि की, न सदाचार और नैतिकता वाली बात की, बाला साहब को कोई गाली गलौज वाली बात भी उन्होंने नहीं की थी वहां पर। ठीक है, न्यायालय की अवमानना भी नहीं की, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध या सुरक्षा या भारत की एकता अखंडता, इसके किसी के भी खिलाफ अगर उन्होंने नहीं बोला तो फिर उनको क्यों डिटेन किया गया? तो ये 66 के जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल, पूरी धारा को ही जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया 2015, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाले केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको अवैधानिक घोषित कर दिया। किसको? 66 के, जो कि IT एक्ट 2000 की धारा थी। ये क्यों? क्योंकि 19(1)(a) जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो 19(2) यानी कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाले जो ग्राउंड दिए गए थे, इन दोनों से ही वो क्या थी, असंगत थी। न तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रही है, न ही इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आपने किस आधार पर उनको डिटेन किया? ठीक है, तो इस आधार पर उसको घोषित कर दिया। अब जब 19(3) की बात करें तो 19(3) में किसके बारे में वर्णित है? तो आप देखो 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(2) में वर्णित है। 19(1)(b) यानी कि संघ व निरायुद्ध सम्मेलन निरायुद्ध सम्मेलन बुलाने का जो अधिकार है उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का अधिकार कहां पर है? शांतिपूर्वक अगर आप सम्मेलन बुलाने का अधिकार 19(1)(b) में जो वर्णित है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन युक्तियुक्त, ये प्रतिबंध कैसा होना चाहिए? युक्तियुक्त होना चाहिए। अब युक्तियुक्त कैसा होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसा होता है, तो मैंने आपको बता दिया, जिसका ग्राउंड रीजनेबल हो, जो कैसी हो, जो रिजु हो, जो पारदर्शी हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो जस्ट हो, जो फेयर हो, वही वो क्या होता है? युक्तियुक्त होता है।
तो युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने का अधिकार है। कैसे? कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन किसी के निजी प्लॉट पे जाके नहीं कर सकते। आप शांतिपूर्वक जो सम्मेलन बुला रहे हो वो सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए पहला। दूसरा, वो बिना किसी हथियार के होना चाहिए। हालांकि ये सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के बुलाए गए सम्मेलन पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इस युक्तियुक्त निर्बंधन को अगर हम देखना चाहें तो वो जो प्रतिबंध है वो किस मामले पर लगाया जा सकता है? कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के अगर आप खिलाफ बात कर रहे हैं तो पहला। दूसरा, लोक व्यवस्था और यातायात को अगर आप जो है रोक रहे हैं या उस पर उल्लंघन लगा रहे हैं, उसको 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 बाधित कर रहे हैं, तो भी जो है आप सम्मेलन बुलाने का अधिकार नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कि चलो ठीक है भारत को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हम जो है निरायुध सम्मेलन बुलाएंगे, तो नहीं बुला सकते आप। ठीक है, लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने यानी कि यातायात व्यवस्था को बाधित करने के लिए भी कोई सम्मेलन आप नहीं बुला सकते। तो आर्टिकल 19(3) में इन आधारों का वर्णन है कि 19(1)(b) में कौन कौन से आधारों पर किया जा सकता है। 19(4) की जब बात करेंगे तो जो संघ व संगम बनाने यानी कि संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है कि आप राजनीतिक दल बना सकते हो, आप कोई कंपनी बना सकते हो, क्लब बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। परंतु अच्छा, यहां पर देखो एक और बात कि उनके संचालन का भी अधिकार है, परंतु आपने कोई संगठन बनाया है तो आप किसी को सदस्यता लेने के लिए बाधित नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, आपने जो संगठन बनाया है वो तत्कालीन जो कानून है उसके अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है कोई ऐसा संगठन बना लिया जो कि जैसे कि जो है आपने वेश्यावृत्ति वाला कोई संगठन बना लिया या आपने तस्करी करने वाला कोई संगठन बना लिया, तो जो कानून के अनुसार नहीं है तो उसको क्या है रीजनेबल आधार पर, रीजनल ग्राउंड पर क्या कर दिया जाएगा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो संगम बनाने की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि संगठन आपने बनाया है उसकी स्वीकारोक्ति मतलब किसी को आप तो न तो उसको बाध्य करोगे कि उसका संगठन के सदस्य बने, पहली चीज। दूसरा, आपका जो ये संगठन है वो कैसा होना चाहिए? वो मौजूदा जो कानून है उसके अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कानून के खिलाफ आपने कोई संगठन बनाया है। जैसे सहकारी समिति बनाई हुई है तो सहकारी समिति जो लॉ है उसके अनुसार आपकी सहकारी समिति होनी चाहिए। तो ये कोई मूल अधिकार नहीं है, संगम बनाने की स्वीकारोक्ति कोई मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भैया श्रमिक संगठनों को आपको ठीक है बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप मोल भाव करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, तालाबंदी करने के लिए अधिकार नहीं है आपको। श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार है, परंतु मोल भाव करने या आप ताला लगा दो, आप कह दो कि भैया हम तो तब तक नहीं चलेंगे जब तक हमको एक दिन के जो है 5,000 रुपये नहीं दो। तो मोल भाव करने, आपको तालाबंदी करने, आपको जो है हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं है। श्रमिक संगठन बनाने का तो अधिकार है आपको। ठीक है, इसके बाद में देखो आप कि हम 19 ये देखो क्या लिखा हुआ है कि 19(1)(c) में राज्य जो है जो युक्तियुक्त में वर्णित 19(1)(c) में जो वर्णित है उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। अच्छा, जो पीछे अपन ने पढ़ा था यानी कि ये जो है संघ व संगम बनाने का जो अधिकार है उस पर कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं? तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, पहला राष्ट्र की एकता व संप्रभुता व अखंडता, दूसरा लोक व्यवस्था और तीसरा नैतिकता। यानी कि वही कि आप जो है वेश्यावृत्ति वाले इस तरीके के संगठन नहीं बना सकते, आप जो है लोक व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले संगठन नहीं बना सकते, आप राष्ट्र की एकता अखंडता को उल्लंघन करने वाले संगठन भी नहीं बना सकते। 19(5) में मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो आर्टिकल 19(1)(d), 19(1)(e) इन दोनों पर ही युक्तियुक्त निर्बंधन का उल्लेख किया गया है। और वो कौन कौन से युक्तियुक्त निर्बंधन है? कि पहला तो आवास संचरण आपके डी में वर्णित है, इसी प्रकार से निवास करने का अधिकार ई में वर्णित है। तो इन पर दो आधारों पर आप युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हो। पहला है जनसाधारण के हित, दूसरा है जनजातीय हित। यानी कि आपको घूमने फिरने, आबाद संचरण का अधिकार है, परंतु आप चाहो कि मैं तो कि जनजातीय बस्तियों के बीच में से गुजरूं या जनजातीय बस्तियों में या फिर जनजातीय जहां पर निवास करते हैं वहां पर घूमूं फिरूं, वहां पर रहूं, वहीं पर जो है अपना आवास बसा लूं, तो आपको ऐसा अधिकार नहीं है। यानी कि ये दोनों ही अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, किन आधारों पर? जनसाधारण और जनजातीय हितों की सुरक्षा के लिए। हालांकि जो अबाध रूप से संचरण का अधिकार वो इसलिए दिया गया था ताकि राष्ट्रीय एकता का माहौल क्रिएट हो। ठीक है, एक राज्य से दूसरे संचरण में राष्ट्रीयता की सोच को बढ़ावा देने के लिए हमने ये अधिकार दिया गया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी कहा कि आपको जो है पेशावर अपराधी जो है या फिर जो वेश्यावृत्ति वाली जो है उसको घूमने फिरने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो उस पर घूमने पर क्या है, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। निवास का अधिकार भी आप देखो, देश के किसी भी हिस्से में बसने और उसके अधिकारों पर भी निर्बंधन है। किस आधारों पर? वही जनसाधारण के हित और जनजातीय हित
तो यानी कि इन दोनों ही आधारों पर जो आपके अनुच्छेद 19.5 19.5 में वर्णित है निर्बंध, युक्तियुक्त निर्बंधन किन पर, 19.1 डी और 19.1 ई पर। ठीक है, फिर 6 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता में वृत्ति, पेशा, आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता है, परंतु कौन सा, आप कहो कि मैं तो कि जो गन की तस्करी करूंगा, मैं तो जो है लड़कियों की तस्करी करूंगा, मैं तो है ड्रग्स की तस्करी करूंगा, या फिर जो है खतरनाक जो हथियार है वो सप्लाई करने का काम करूंगा, तो आपको ऐसा पेशा अपनाने की स्वतंत्रता नहीं है जो कि बच्चों और महिलाओं के दुरुपयोग पर आधारित हो, जो कि विस्फोटक के व्यापार की बात करता हो, जो कि ड्रग्स के व्यापार की बात करता हो, जो कि हानिकारक औषधियों की बात करता हो, जिनके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका काम आप नहीं कर सकते। वही जनसाधारण के हित में आप ये काम नहीं कर सकते। हालांकि आपको आजीविका कमाने का अधिकार है, परंतु आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि जनसाधारण के हित के विरुद्ध हो, जो कि महिला हित के विरुद्ध हो, जो कि बच्चों के हित के विरुद्ध हो, है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर राज्य जो है वो राज्य भी कह सकता है कि भैया ये वाला जो परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है, ये वाला व्यापार तो केवल और केवल भारत सरकार ही करेगी। अब वहां पर कोई निजी व्यक्ति आके कहे कि मेरे तो आबाद मतलब जो है आजीविका की स्वतंत्रता है 19.1 एफ में, तो मैं तो ये करूंगा काम, तो राज्य जो है वो उन पर जो है आंशिक या पूर्ण जो है वो रोक जारी रख सकती है। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकती है कि भैया डॉक्टरी के लिए जो है जैसे आपको एमबीबीएस चाहिए, या फिर कोई भी जो तकनीकी योग्यता है वो भी निर्धारित कर सकती है। तो राज्य जो है वो तकनीकी और औद्योगिक योग्यता निश्चित कर सकती है, और किसी उद्योग पर पूर्ण व आंशिक रूप से स्वयं भी जारी रख सकती है। वो भी इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में एक तरीके से आता है कि राज्य चाहे तो वो किसी एक पर्टिकुलर पेशे को अपने लिए रिजर्व रख सकती है, राज्य चाहे तो किसी पेशे के लिए कोई मानदंड, कोई योग्यता, कोई मानक निश्चित कर सकती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आर्टिकल 19, और आई थिंक आर्टिकल 19 ही काफी लंबा हो गया है, फिर भी हम जो है आर्टिकल 20 को भी पढ़ लेते हैं। 20 में कोई ज्यादा बातें नहीं है। बेसिकली क्या है 20 में दो तीन तीन बातों का उल्लेख किया गया है कि आप जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या चीजें हो सकती है, कि भैया एक तो जो है घटना पश्चात विधान नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज कि आपने आज कोई क्राइम किया, जैसे कि आपने जो है 1 जून 2025 को कोई क्राइम किया कि किसी बंदे के आपने हाथ पांव तोड़ दिए, और इस समय इस हाथ पांव तोड़ने का सजा था 1 साल। ठीक है, परंतु जब सुनवाई हो रही है, यानी कि 1 जून 2026 को जब सुनवाई हो रही है, तब क्या है कि ये जो आपने क्राइम किया है उसकी सजा पहले 1 साल थी, परंतु अब बढ़ा के 2 साल कर दी। तो आप, क्योंकि दिसंबर 2025 में इसकी सजा बढ़ा दी गई थी कानून में, तो आप जो है अगर जून 2026 में इसकी सुनवाई हो रही है तो न्यायालय आपको 2 साल सजा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये घटना पश्चात विधान है। ठीक है, घटना के बाद में अगर कोई विधान बना है तो उसके अनुसार आपको सजा नहीं दी जा सकती। आपको सजा किसके अनुसार दी जा सकती है कि जब घटना घटित हो रही थी उस समय कौन सा विधान था, उस समय अगर इस क्राइम की इतनी सजा थी तो आपको उतनी ही सजा दी जाएगी। यही होता है घटना पश्चात विधान। ये केवल और केवल दांडिक मामलों में होता है। प्रशासनिक मामलों में या फिर सरकार जो है वो कर भूतलक्षी रूप से लगा सकती है कि भैया 2024 से जिसने भी जो है ये काम किया है तो उस पर ये वाला कर लगाया जा सकता है, तो वो भूतलक्षी कर लगाया जा सकता है। परंतु दांडिक मामलों में घटना पश्चात विधान जो है वो निषेध किया गया है। पहला चीज क्या है, घटना पश्चात विधान, यानी कि भूतलक्षी दांडिक विधान नहीं होगा। न तो आप क्या है कि किसी को अधिक दंड दोगे, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज एक और क्या चीज है कि जो है आप हाँ, अधिक दंड भी नहीं दे सकते, यानी कि ऐसा नहीं कि आप जो है उसको दंड बढ़ाकर देंगे। दूसरी बात ये भी है कि उसको जो है घटना पश्चात विधान बना भी नहीं सकते। ठीक है, घटना के बाद में कोई विधान बना के उसको दंड भी नहीं दे सकते। ठीक है, इसको नो एक्स पोस्टो फैक्टो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हालांकि ये सिविल मामलों में किया जा सकता है, यानी कि कर जो है वो भूतलक्षी रूप से लगाया जा सकता है। दूसरा जो क्या है कि किसी को भी एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि सपोज के किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको जो है स्टेट की हाई कोर्ट ने एक सजा दे दी, फिर वो सजा काटने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले के ऊपर एक और सजा दे दी, तो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब एक ही क्राइम के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, यानी कि दोहरा दंड नहीं होता है, हो सकता नो डबल जियोपार्डी इसको बोलते हैं। ठीक है, दोहरे अभियोजन से उन्मुक्ति। परंतु प्रशासनिक मामलों में ऐसा किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि कोई किसी बंदे ने कोई जो है प्रशासनिक त्रुटि की है,
तो हो सकता है कि उसको जो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो और उस पर जो है जुर्माना भी लगाया जाए। ठीक है, तो वो जो प्रशासनिक कार्रवाई दोहरी हो सकती है, परंतु दंडिक कार्रवाई क्या है कि दोहरा दंड नहीं मिलेगा किसी एक अपराध के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अपराध कर दिया, ठीक है, अब न्यायालय में चलेंगे, आपने अपराध कर दिया तो इस मामले पर न्यायिक जो है गिरफ्तारी में आपको भेजा हुआ है, तो वहां पर आपसे दबाव लगाकर आपसे खुद नहीं कहा जाएगा कि ठीक है तू स्वीकार करके तुमने ये क्राइम किया है, तो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि ये वाली बात को थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि ये जो है वो न तो आपको, जैसे आपको अगर फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट या ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, तो आप इसके लिए मना नहीं कर सकते हो, परंतु आपको जो है आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप जो है स्वीकार करो कि आपने ये क्राइम आपने ही किया है, भले ही आपने वो किया हो या न किया हो, परंतु स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि पुलिस की कस्टडी में दी गई गवाही जो है वो अदालत में मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो वो अदालत में जब तक आप गवाही नहीं देते हो तब तक मान्य नहीं होती है। तो आपको जो है वो स्वयं के विरुद्ध सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। परंतु ये मामला ठीक अलग है, जब हमसे साधारण मामलों में जांच की जाती है, तब हमसे जो पूछताछ की जाती है, तो वहां पर तो हमें जो पूछा जाता है उसका जवाब देना पड़ता है। सामान्य जांच के मामलों में ये नहीं है। ये क्या है कि जब कोई आपने अपराध कर दिया है, जब आपकी जुडिशियल कस्टडी में आप चल रहे हो, तब आपको कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कब बाध्य नहीं किया जाएगा कि जो है आप, हालांकि जांच में सहयोग से मना नहीं कर सकते, आपको फिंगरप्रिंट देना पड़े, ब्लड के सैंपल देना पड़े, तो उससे मना नहीं कर सकते। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक स्टेट में भी ये कहा गया था कि लाइव डिटेक्टर जो है वो पर रोक लगा दी गई थी, परंतु साधारण जांच और अन्वेषण के मामलों में आप इससे मना नहीं कर सकते। और ये जो अधिकार है वो केवल ये जो अधिकार है वो नागरिकों को भी है, विदेशियों को भी है, और कानूनी कंपनियों को मनमाने और अतिरिक्त दंड से सुरक्षा भी देते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिकार है वो नागरिकों, विदेशियों और कानूनी कंपनियों सबके खिलाफ है। अनुच्छेद 20 है वो आई थिंक मोटा मोटी समझ में आ गया होगा आपको कि भैया एक तो जो है घटना पश्चात कोई विधान बना है, तो घटना पश्चात विधान से आपको दंड नहीं दिया जाएगा, आपको केवल और केवल उस समय जो मौजूद कानून है उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। पहली बात, आपको एक ही क्राइम के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, हालांकि जो घटना पश्चात विधान जो वित्तीय मामलों, प्रशासनिक मामलों में किया जा सकता है, दोहरा दंड भी प्रशासनिक मामलों में दिया जा सकता है। इसी प्रकार से जो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य में ब्लड सैंपल देना या फिर जो है डीएनए टेस्ट करवाना या फिर जो फिंगरप्रिंट देना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, हालांकि साधारण जांच व अन्वेषण के मामलों में जो है भी आप मना नहीं कर सकते, जांच से सहयोग करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, परंतु स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जब आप जुडिशियल कस्टडी में हो, जब आपके ऊपर दंड न्यायालय में मामला चल रहा हो, तब आपको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना जो आर्टिकल 19 और 20 वाली जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आप जो है हमारे फ्री इनिशिएटिव और जो हमारे पेड कोर्स है उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और गुणवत्ता युक्त मटेरियल तक आप एक्सेस पा सकते हैं, और इनसे जुड़कर आप और इन तमाम सारी क्लासेस को शेयर करके हमारा उत्साह भी वर्धन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्लास देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।